नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जुलाई का आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन जिलों में 60 से 70% कम बारिश हुई है। हालांकि 12 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रदेश में भी पिछले साल की तुलना में 8% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन मानसून की मनमर्जियां लोगों को परेशान कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बदरा इन दिनों जमकर बरस रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जो बिना बारिश के तरस रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इनमें सुकमा सबसे ज्यादा प्रभावित है। बारिश के चलते हालात यहां बेकाबू हैं। ये सुकमा जिले की तस्वीरें हैं। बुजुर्ग समेत 3 लोग बाढ़ में फंसे थे। बाढ़ का पानी घर में घुस गया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने इनका रेस्क्यू कराया। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, सुकमा की ही है। मंत्री कवासी लखमा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। मंत्री कवासी लखमा ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। प्रशासन को राशन और राहत कार्य के निर्देश भी दिए। साथ ही जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। कवर्धा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है। जिले के दनिया गांव की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें रपटा के ऊपर से बह रहे पानी के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रेहुटा खुर्द प्राइमरी स्कूल की है। स्कूल परिसर में पानी भर गया है। क्लासरूम में भी पानी जमा हो गया। पानी के बीच बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। मुंगेली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कई स्कूलों में बारिश का पानी भर गया। ये मुंगेली के टेमरी सरकारी स्कूल की तस्वीर है। देखिए, पूरा स्कूल परिसर जलमग्न है। बलौदाबाजार में भारी बारिश के चलते महानदी उफान पर है। 3 दिन बाद भी जल स्तर चढ़ा है, जिससे रोज कमाने खाने वालों को दिक्कत हो रही है। भैया मोर लोग लइका सब वो पार फंसे है। मोर पूरा परिवार वो पार है। मैं ये पार नहा के आ गए हूँ। बस अरते जा नहीं सका तो 3 दिन हो गए। घूम के जाता हूँ, नदिया ला के देखता हूँ, चुपचाप लहुट के भागता हूँ। मैं मोर मई लोग इनकर बात नहीं हो पाते, लइका कर अभी बात नहीं हो पाते। ये समस्या है भैया। एक घाट नहीं बना रहती। 3 जिलों में अभी भी बारिश का इंतजार हो रहा है। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर में बारिश का इंतजार है। इन जिलों में 60 से 70% कम बारिश हुई। पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में 382.2 mm की जगह 412.8 mm बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सहयोगी जुड़े हुए हैं इस समय। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव और धमतरी से अभिषेक पांडे। विवेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कहीं आफत की बारिश हो रही है तो कहीं बारिश का इंतजार है छत्तीसगढ़ में। कोंडागांव में फिलहाल क्या कुछ हालात? लगातार 2 दिन से बारिश के तेवर थोड़े से कम पड़े हैं। जिस तरीके से दिन में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रात में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो नारंगी नदी जो अपने पूरे सबाब पर थी, वहाँ का पानी कम हो गया, पर अभी भी अंदरूनी इलाकों में लोगों के लिए भारी दिक्कत बनी हुई है। जहाँ जहाँ पर सड़कें बनी हैं वो कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो भंवरडीह नदी के उस पार के जो 40 गाँव हैं, जिनसे अभी तक जिला मुख्यालय का संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर रफ्ता ही नहीं है। और भंवरडीह नदी जो अपने पूरे सबाब पर है। और सबसे बड़ा ये है कि वो इलाका जो है नो नेटवर्क जोन पे है, तो ना तो वहाँ पे अधिकारी नदी के तेवर को देखते हुए अधिकारी उस पर जा पा रहे हैं, ना उधर से कोई आ पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है अंदरूनी इलाके के लोगों को है, जिनका कोई ना तो मदद पहुँच पा रही है, ना कोई व्यवस्था उनके लिए हो पा रही है। यही हाल कुछ पावड़ा नदी का है, जो परसगांव इलाके पे, जहाँ पर पावड़ा नदी के उस पार के जो गाँव है, वहाँ पर लोगों के लिए दिक्कत बनी हुई है। और अभी जो मानसून के तेवर थोड़े से नरम पड़े, बारिश कम हुई, लेकिन ये हालत ये है कि सूर्य देव के दर्शन अभी तक नहीं हुए, जिससे लोगों को और ये परेशानी हो रही कि पानी सूखे तो सूखे कैसे, खेत सूखे तो सूखे कैसे, अब किसान अपना काम करे तो करे कैसे। ये हालात कोंडागांव जिले के हैं। बिल्कुल ठीक बात की विवेक आपने कि हर वर्ग के सामने, सभी लोगों के सामने इस समय चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। मैं लौटूंगा विवेक आपके पास। धमतरी से अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, धमतरी के क्या कुछ हालात हैं और कैसा मौसम अभी वहां पर?
और सुमित, अभी बारिश फिर से शुरू हुई है। करीब डेढ़ दिन तक बारिश रुकी हुई थी, लेकिन उसके पहले जो हालात थे काफ़ी बुरे थे। हमने दिखाया भी है, वीडियोस भेजे हैं, और वो खबरें हमने दिखाई कि 40 गांव संपर्क से कट गए थे। ये सभी गांव ज़्यादातर नगरी ब्लॉक के हैं, जो पहाड़ी और जंगली इलाका है। 40 गांव के कट जाने से वहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। जो दवाइयाँ, जो कोई बीमार है, अगर कोई राशन लेना चाह रहा है तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई। साथ ही जो नदी नाले उफान पर रहे, उसमें 2 त्रासदी धमतरी में हुई कि 2 लोग की नाले में बहने से जान चली गई। एक की लाश 40 घंटे के बाद मिली, तो दूसरे की लाश करीब 72 घंटे के बाद बरामद की। तो 2 जानों का नुकसान यहाँ पर भारी बारिश के चलते हुए। फिलहाल जो है, जो गांवों के जो खेत हैं सुमित, उनमें काफ़ी खेतों में, कई 100 एकड़ के खेतों में पानी भर गया है। अभी रोपाई हुई है, तो बहुत बड़ी पैमाने में फसल के जो ना खराब होने का खतरा है। तो अभी तक कृषि विभाग जो है धमतरी का, वो इस बात के लिए सर्वे शुरू करने वाला है कि आखिर इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन एक राहत की जो खबर है वो आपको बता दूं कि धमतरी जिले के बांधों की स्थिति करीब आज से 10 दिन पहले काफी बुरी थी, चिंताजनक थी, और ये कलेक्टर ने कह दिया था कि हम अभी किसानों को पानी दे ही नहीं सकेंगे। लेकिन आज की स्थिति में आपको बताऊं तो सबसे बड़े बांध गंगरेल सहित बाकी की जो 3 और बांध है, सभी में 70% से ज्यादा पानी भर चुका है। गंगरेल में तो करीब 90% होने वाला है। तो ये एक राहत की खबर है सुमित। तो बिल्कुल यही है कि कहीं राहत है तो कहीं आफत है, कहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं तो कहीं किसानों के चेहरे मायूस हैं, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही। विवेक के पास आना चाहूँगा। विवेक, हर वर्ग परेशान है और उन बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है जो स्कूल जाते हैं। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि स्कूल हैं जलमग्न हो चुके हैं, जो पुल है उनके ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे उस पुल को पार कर रहे हैं क्योंकि स्कूल जाना है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना चाहिए कि जहाँ पर भारी बारिश हो रही है वहाँ पर छुट्टियाँ घोषित की जाएँ। विवेक। ये सुमित जी, देखिए, ये जिस तरीके से बच्चों को परेशानी होती है, शिक्षा सत्र, हालांकि 2 साल कोरोना के कारण स्कूलें बंद थी, लेकिन बारिश उस तरीके से भी नहीं होती जो इस बार की बारिश हुई है। तो ये समस्या तो शुरू से बनी हुई थी। अब हम कहीं किसी गांव में जाते हैं तो लोगों से यही सुनते हैं कि हमने 2 साल से आवेदन दिया था कि यहाँ पे पुलिया चाहिए या ये स्कूल बिल्डिंग बनाना है जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सके, बच्चों को तकलीफ ना हो। पर ये हालात ये थे कि उस समय कोरोना का एक बहाना था कि अधिकारी काम किए नहीं, लोगों को व्यवस्था दिए नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत अब लोगों को सामने आ रही है कि जैसे कहीं स्कूल है वहाँ पे छत ही गायब हो गई है, तो कहीं पर झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं पहले पूर्व में यदि कर ली जाती तो ये दिक्कतें नहीं आती। यही हाल जो अपन सबसे बड़ी ये बात है कि शहरी इलाकों में तो व्यवस्था दूर से नजर आ जाती है, लेकिन यदि थोड़े से अंदर इलाके में जाए तो कई हालात ऐसे हैं कि कई दिन से स्कूल बंद है। और शासन को चाहिए कि बच्चों को छुट्टी, इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए छुट्टी देना चाहिए। हालांकि हमारे कोंडागांव जिले में धनोरा इलाके में जब बाढ़ शुरू हुआ था तो कलेक्टर ने तत्काल उसको संज्ञान लेते हुए 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी थी, जिससे बच्चों को रिस्क उठाकर स्कूल ना आना पड़े और कोई हादसा ना हो। लेकिन ये छुट्टी सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं। जो समस्या का समाधान है वो ही वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है, जिसको शासन को देखना चाहिए, जिला प्रशासन को देखना चाहिए। जी सुमित। बिल्कुल विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिषेक, शहरी इलाकों में उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी ग्रामीण इलाकों में होती है, खासतौर से वो इलाके जो नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों का क्या कुछ हाल है अभी? बिल्कुल सुमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं धमतरी का जो नगरी इलाका है वह जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, और यहाँ के जो गांव हैं जो सुमित बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10 घर के 20 घर के गांव होते हैं। तो ऐसे 4-6 गांव के पीछे एक स्कूल होता है। तो बच्चे कभी कभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के स्कूल तक पहुंचते हैं। रास्ते में छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, पहाड़ी नदी नाले, जो हल्की बारिश में उफान पे आ जाते हैं। और जब बच्चे घर से स्कूल में होते हैं और इस बीच कहीं ज्यादा बारिश हो जाए तो वो फिर वहां लॉक हो जाते हैं, घिर जाते हैं, और फिर उन्हें रेस्क्यू करना पड़ता है सीआरपीएफ को भेज के या पुलिस को भेजकर। तो इस तरह की चुनौतियां धमतरी जिले में बड़े पैमाने पे है। पूरे जंगल इलाके के जो नगरी ब्लॉक के ज्यादातर गाँव है, मगर रोड ब्लॉक के जो ज्यादातर इलाके हैं, वहां पर इस सबसे बड़ी चुनौती है। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर सीता नदी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर न सड़क बन सकती है, न पुल बन सकता है, निर्माण कार्य बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो अगर सरकार बनाना भी चाहे वहां पर सड़कें या पुल तो बना नहीं सकती। तो
तो ये आप उनकी उस एरिया की नियति मान के चलिए कि उन्हें इसी तरह की परिस्थितियों में रहना है, चाहे जैसे भी हो। सुमित। बिल्कुल, लौटूंगा अभिषेक आपके पास। विवेक, सरकारें और प्रशासन हमेशा कहता रहता है कि बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। कवासी लखमा हमने देखा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। प्रशासन कितना तैयार है कोंडागांव में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। क्या ऐसे हालात बने जब टीमों का इस्तेमाल हुआ? देखिए सुमित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पिछले ये था कि जब यहाँ पर अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ था, इसके पूर्व के जो कलेक्टर थे, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के इलाके में है, दुर्ग में, पुष्पेंद्र मीणा, उनसे लगातार ग्रामीणों ने भी बात की थी और अधिकारियों ने, और हमने भी चर्चा की थी। तो उन्होंने बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई थी, ना कोई बैठक नहीं हुआ था। और अधिकारी जैसे ही बदले, यहाँ पर दंतेवाड़ा के एसपी जब आए तो उस समय बाढ़ की स्थिति आ गई थी, तो उन्होंने तत्काल मामले का संज्ञान लिया, कंट्रोल रूम स्थापित किया, और जहां जहां पर बाढ़ पानी पुल पुलिया में पानी चढ़े हुए थे, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों को तैनात किया था, वो व्यवस्था की गई थी। यदि वो अधिकारियों का तबादला नहीं होता या इस तरीके की नहीं होती, तो शायद और कुछ गंभीर स्थिति देखने को मिलती या कोई बड़े हादसे होते नजर आते। तो एक सीधी एक बात यह है कि बाढ़ आपदा को लेकर जिला प्रशासन कभी उतना मुस्तैद नहीं आया है। हर बार शासन ने ये दावा करती है कि हम बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और आज जो हालात होते हैं, क्योंकि पानी को कोई रोक नहीं सकता है ना, पानी के जो बहाव है, पानी का जो तेज है, उसके आगे सारे बेबस हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तो हालात ये हैं कि कई जगहों पे स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही है, और कभी तो गंभीर मरीज हो जाता है। तो ये हर बार ये तस्वीर होती है कि जवानों को जो संवेदनशील इलाके में। ठीक है विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिषेक, आपसे जानना चाहता हूं मैं कि आने वाले समय में क्या कुछ हालात रह सकते हैं? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि धमतरी जिले में आने वाले समय में बारिश को लेकर क्या पूर्वानुमान? सुमित, मौसम विभाग ने तो कहा कि बारिश अभी अच्छी होने वाली है। तो धमतरी जिले की मैं आपकी बात बताऊं, बांध जो है, अगर इसी तरह बारिश जो पिछले 3 दिन 4 दिन में हुई है, वैसी बारिश फिर से होती है तो सभी चारों बांधों के गेट खोलने पड़ेंगे। जाहिर है इससे सारा पानी नदियों में जाएगा, और फिर जो बाढ़ की जो स्थिति रहेगी भयावह रह सकती है अगर बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं होती तो ये फिर राहत की स्थिति रहेगी, बांध भर जाएंगे। लेकिन किसान जो अभी बुआई किए हैं, अभी रोपाई किए हैं, फसल लगाए हैं धान की, उन्हें सबसे बड़ा खतरा है। अभी एक तो उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, ऊपर से अगर खेतों में पानी भर जाए तो पौधों के गल जाने का खतरा रहता है, तो सीधा सीधा पूरा नुकसान हो जाता है और किसान फिर से जीरो पे आ जाता है। तो ये बड़ा खतरा है। दूसरी चीज, जो बड़े संख्या में यहाँ पर स्कूल हैं, जो जर्जर भवन है, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ज्यादा बारिश अगर होती है तो वहां पर हमेशा हादसे का खतरा बना रहेगा, और ज्यादा बारिश के बीच उनका जो मरम्मत है, रिपेयरिंग है, वो भी संभव नहीं है। तो ये अभी जो बारिश हो रही है, इसमें अगर ज्यादा बारिश होती है तो इस तरह के खतरे सामने आ सकते हैं। सुमित, बिल्कुल ठीक बात है। बारिश होना अच्छा है सभी के लिए, लेकिन जब ये बारिश हद से ज्यादा होती है तो आफत बन जाती है। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, और खासी दिक्कतें उन मासूम बच्चों को हो रही है जो स्कूल जा रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में जान जोखिम में डालकर वो पुल को पार कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाना है। स्कूल पहुंचते हैं तो क्लासरूम पानी से लबालब हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। किसानों की परेशानियां हैं, क्योंकि धान की बुआई हो चुकी है, और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फसल खराब होने का डर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं कई स्थानों पर, और कवासी लखमा भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे भी हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर बारिश का इंतज़ार अभी भी किसान कर रहे हैं, क्योंकि कम बारिश वहां पर हुई है। 3 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 60 से 70% कम बारिश हुई है। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर में बारिश का इंतज़ार अभी भी है लोगों को, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्ग और 3 लोग वहां पर फंस गए थे, उनको रेस्क्यू वहां पर किया गया।
12 जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कहीं जो बादल हैं, बदरा हैं, जमकर बरस रहे हैं, तो कहीं बारिश का इंतज़ार है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो नौनिहाल हैं, मासूम हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी मजबूर हैं स्कूल जाना है, और स्कूल पहुंचते हैं तो ये हालात। ये देखिए किस तरीके से क्लास में पानी भर गया है, लेकिन फिर भी बच्चे बेंच पर बैठे हुए पढ़ते आपको नजर आ रहे होंगे। और ऐसी जगहों पर सरकार को सोचना चाहिए, ज़िला प्रशासन को सोचना चाहिए कि जहां पर भारी बारिश हो रही है, जहां पर बाढ़ के हालात हैं, स्कूल जलमग्न हैं, वहां पर कम से कम छुट्टी घोषित हो, जिससे इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को परेशानियां ना हो। और 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 60 से 70% कम बारिश हुई। सरगुजा, बलरामपुर में अभी भी बारिश का इंतजार है। अच्छी बारिश यहां पर नहीं हुई है। किसान टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे हैं इन 3 जिलों में कि बारिश हो और फसल अच्छी हो। 60 से 70% कम बारिश है यहां पर सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर में अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है लोगों को, खासतौर से किसानों को। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश, अति भारी बारिश हो रही है, जिससे लोग परेशान। रायपुर से खबर, जहां पर कोल वाशिरों और कोल डिपो में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। एक सप्ताह पहले कोल वाशिरों पर मारे गए थे छापेमारी में बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। जीएसटी और माइनिंग रॉयल्टी में 300 करोड़ की हेराफेरी हुई। पर्यावरण नियमों का भी उल्लंघन पाया गया है। कुछ कोल वाशिरों में नहर का रास्ते का उपयोग हुआ। रायपुर से खबर है, जहां पर कोल वाशिरों और कोल डिपो में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। एक सप्ताह पहले कोल वाशिरों पर छापे मारे गए थे। छापेमारी में बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। जीएसटी और माइनिंग रॉयल्टी में 300 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। पर्यावरण नियमों का भी उल्लंघन पाया गया, जो पर्यावरण के नियम है उनका उल्लंघन किया गया है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। और कुछ कोल वाशिरों में नहर के रास्ते का भी उपयोग हुआ है, ऐसी भी खबरें। तो रायपुर से बड़ी खबर, कोल वाशिरों और कोल डिपो में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई। एक सप्ताह पहले कोल वाशिरों में छापे मारे गए थे। छापेमारी में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। जीएसटी और माइनिंग रॉयल्टी में 300 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया था और कुछ कोल वाशिरों में नहर के रास्ते का भी उपयोग किया गया। वहीं जीएसटी को लेकर भोपाल में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। थोक किराना व्यापारियों ने बाजार में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। व्यापारियों ने आटा, दाल, चावल समेत कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया और जीएसटी को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। जीएसटी को लेकर राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के तहत तमाम दुकानदार जो है काली पट्टी बांधकर जो है मार्केट में अपने व्यापार को कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं वो काली पट्टी बांध के जीएसटी का विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा करोंद मंडी जो है वो भी फिलहाल बंद इसी विरोध के चलते है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं वो इसी तरीके से काली पट्टी के सांकेतिक रूप से अपने विरोध को यहाँ पे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। विवेक साहू जी हैं, ये बताइए किस बात का विरोध है, जीएसटी को लेके क्या मांगे आपने? देखिए, वैसे भी इस पूरे देश में महंगाई बहुत चरम स्तर पे थी। खाद्यान्न की सभी वस्तुएं महंगी हैं। इसके बाद भी ऐसी वस्तुएं जो बेचारे दैनिक उपयोगी वस्तुओं में आती थी, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, चाहे ब्रेड हो, ऐसी खाद्यान्न वस्तुओं पर आपने 5% जीएसटी लगा दिया है, जो कि अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल थी और इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।